नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज वत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत साहित्य शास्त्र इस 11वें प्रश्न पत्र में हम शब्द शक्ति को देख रहे हैं। इसके पूर्व की 3 ताशिकाओं में हमने शब्द शक्ति का अर्थ, उसका स्वरूप, शब्द शक्ति के भेदों के अंतर्गत, दूसरी ताशिका में अभिधा शब्द शक्ति और उसके भेद, और तीसरी ताशिका में लक्षणा शब्द शक्ति और उसके भेदों की हमने चर्चा की है। आज के इस ताशिका में हम शब्द शक्ति का जो तीसरा भेद है, व्यंजना शब्द शक्ति, उसकी चर्चा करते हैं। शब्द और अर्थ के संबंध के अनुसार शब्द शक्ति के 3 प्रकार किए जाते हैं, जिसमें पहला अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत वाचक शब्द से वाच्यार्थ, मुख्यार्थ या अभिधेयार्थ प्रकट होता है और उसी के आधार पर ये पहली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति बनी है। लक्षक शब्द से लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, जिसके आधार पर ये दूसरी शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति बनी है। आज हम तीसरी जो शब्द शक्ति है व्यंजना, उसकी चर्चा कर रहे हैं। व्यंजक शब्द जिससे व्यंग्यार्थ प्रकट होता है और इसी के आधार पर इस व्यंजना शब्द शक्ति का निर्माण हुआ है। व्यंजना शब्द शक्ति में जहाँ पर एक से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं और वे सभी अर्थ योग्य होते हैं, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। उससे निकलने वाले अर्थ को व्यंग्य अर्थ कहते हैं। ऐसे वाक्यों से अनेक ध्वनियाँ निकलती है और इसी कारण इसी से निकलने वाले अर्थ को ध्वन्यार्थ भी कहते हैं। तो इस प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति क्या है? तो जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध न तो मुख्यार्थ से होता है और न ही लक्ष्यार्थ से, अपितु कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ या व्यंग्यार्थ से हो, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो इस प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति क्या है? तो जब किसी शब्द या वाक्य का अर्थ बोध न तो मुख्यार्थ से हो रहा है न ही लक्ष्यार्थ से हो रहा है। मुख्यार्थ यानी कि ना अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से हो रहा है, न व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से हो रहा है। और व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं और ये अर्थ व्यंग्यार्थ के द्वारा प्रकट होते हैं। इस प्रकार की स्थिति जहाँ होती है वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति कहलाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति में एक से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं और वे सभी योग्य होते हैं। इसके पूर्व हमने अभिधा शब्द शक्ति को देखा है, जिसमें एक ही अर्थ प्रकट होता है, वही अर्थ हम ग्रहण करते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत मुख्यार्थ बाधित होने के कारण अन्य अर्थ या भिन्न अर्थ, जिसे हम लक्ष्यार्थ कहते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। परंतु व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत शब्द या वाक्य से प्रकट होने वाला जो अर्थ है वह एक नहीं या लक्ष्यार्थ नहीं है, तो अनेक अर्थ प्रकट होते हैं, भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट होते हैं और वे सभी अर्थ योग्य होते हैं, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। और इससे निकलने वाले अर्थ को हम व्यंग्यार्थ कहते हैं। तो उसके लिए ध्वन्यार्थ शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर सूरज डूब गया या
दूसरा उदाहरण, घंटी बजी, या प्रधानाचार्य जी ने कहा कि 4:30 बज गए। तो इस प्रकार कई सारे जो अर्थ है, तो इस उदाहरण से हम ग्रहण करते हैं और वे सभी के सभी अर्थ यहाँ स्वीकार किए जाते हैं या सही होते हैं। उदाहरण में देखते हैं कि सूरज डूब गया, तो इस वाक्य से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। जब हम इसका अर्थ ग्रहण करने लगते हैं तो इस सूरज डूब गया, इससे सुनने वाले अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण इस वाक्य का अर्थ क्या ग्रहण करेगा कि संध्या पूजा का समय हो गया है, इस प्रकार का अर्थ ग्रहण करेगा। अगर चोर है तो इस समय का जो अर्थ है सूरज डूब गया का, अब संध्या हो रही है और चोरी करने का समय आया है या चोरी करने की तैयारी हमें करनी है, इस प्रकार का अर्थ ग्रहण करेगा। प्रेमी है तो मिलने का अर्थ ग्रहण करेंगे। छोटे बच्चे, ये जो समय है वह संध्या का समय है, अब घर की ओर निकलने का समय है। किसान है तो किसान इसका अर्थ क्या निकालेगा, क्या उसकी जो गैया है वह लेकर घर निकलने का अर्थ निकालेगा। तो इस प्रकार हर कोई अपने अपने सुविधा के अनुसार उसका अर्थ निकालता है और ये सभी अर्थ सही होते हैं। तो इस प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत अनेक अर्थ प्रकट होते हैं और वे सभी के सभी अर्थ यहाँ ग्रहण किए जाते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के सामान्यतः दो भेद किए गए हैं, एक शाब्दी व्यंजना और दूसरा आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना क्या है, तो जब व्यंग्यार्थ या ध्वन्यार्थ किसी विशिष्ट शब्द के प्रयोग पर अवलंबित रहा करता है तब शाब्दी व्यंजना होती है। इसके अंतर्गत जो व्यंजक शब्द है, व्यंजक शब्द के स्थान पर कोई पर्यायी शब्द रखने पर व्यंग्यार्थ नहीं निकलता है, वहाँ पर शाब्दी व्यंजना होती है। तो इसका सीधा साधा अर्थ इस प्रकार का है कि वाक्य में प्रयुक्त व्यंग्यार्थ जब किसी शब्द विशेष के प्रयोग पर ही निर्भर करता है, अर्थात उस शब्द के हटने पर या उसके स्थान पर उसके किसी अन्य पर्यायी शब्द रखने पर व्यंग्यार्थ नहीं निकल पाता, वहाँ पर शाब्दी व्यंजना होती है। अतः शाब्दी व्यंजना के केवल अनेकार्थक शब्दों में ही होती है। तो इस प्रकार यहाँ शाब्दी व्यंजना क्या है, तो व्यंग्य जिस शब्द के माध्यम से प्रकट हो रहा है, व्यंजक शब्द के स्थान पर अगर हम किसी अन्य पर्यायवाची शब्द को रखते हैं तो वह अर्थ प्रकट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ शब्दों का महत्व है। शब्दों में वह अर्थ देने की शक्ति है, यह शब्द महत्वपूर्ण है, अर्थ नहीं। तो इस प्रकार व्यंजक शब्द के स्थान पर कोई पर्यायी शब्द रखने पर व्यंग्यार्थ नहीं निकल पाता, वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। उदाहरण के तौर पर बिहारी का एक दोहा है, चीर जीवाय जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृक्ष भानुजा वे हलदर के बीर। तो इस बिहारी के दोहे में वृक्ष भानुजा और हलदर के बीर, ये जो दो शब्द हैं महत्वपूर्ण है। इन दो शब्दों का अर्थ है राधा और कृष्ण। तो इस प्रकार का अर्थ हम निश्चित करते हैं या निश्चित हो जाता है, किंतु इसके अतिरिक्त इन दो शब्दों का अर्थ गाय और बैल की जो जोड़ी है वह भी होती है। तो इस प्रकार गाय और बैल ये जोड़ी अनुरूप है, ऐसी परिहासात्मक जो व्यंजना है वह शब्दों के कारण है। तो इसीलिए इस प्रकार की जो शब्दों में शक्ति है
उसे शाब्दी व्यंजना कहते हैं। चिर जुरे जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, अर्थात इसके अंतर्गत जो जोड़ी है, जोड़ी यानी जोड़ी, या तो राधा और कृष्ण की जोड़ी या गाय और बैल की जोड़ी है। इस प्रकार की एक कामना की गई है कि इस प्रकार की जो जोड़ी है वह चिरंजीव रहे। उन दोनों के बीच में जो स्नेह है कभी भी कम न हो, को घटी, कभी ये जो प्रेम है, स्नेह है, कभी न घटे। वृष भानुजा वे हलदर के वीर। वृष भानुजा के दो अर्थ हैं, एक वृष भानु की पुत्री राधा और वृषभ यानी बैल, उसकी जो बहन गाय के अर्थ में हम अर्थ ग्रहण करते हैं। वृष भानुजा के दो अर्थ, एक राधा और दूसरा गाय। उसके बाद हलदर के वीर, अर्थात हल को धारण करने वाले बैल है। हलदर के वीर कौन है? तो कृष्ण है। कृष्ण और बैल, इस प्रकार की ये दो अर्थ प्रकट होते हैं। और यहाँ हम एक ही शब्द से या दो अर्थ प्रकट कर रहे हैं। वृष भानुजा और हलदर ये दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। इन दो शब्दों से व्यंग्यार्थ प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार की जहाँ शक्ति होती है वह ये शाब्दी व्यंजना शक्ति कहलाती है। तो इस प्रकार यहाँ इस उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं कि एक शब्द के कई अर्थ प्रकट हो रहे हैं और उस शब्द के स्थान पर दूसरा पर्यायी शब्द रखने से वह अर्थ प्रकट नहीं होता है। इसलिए यहाँ अर्थ नहीं तो शब्द का महत्व है, शब्द में वह शक्ति है, इसीलिए यहाँ शाब्दी व्यंजना कहलाती है। दूसरा एक उदाहरण हम देखते हैं कि गंगा में गांव। तो इस वाक्य में इसका अर्थ क्या है कि गंगा के तट पर गांव है। इसके कई अर्थ प्रकट होते हैं। गंगा में गांव तो नहीं होता है, लेकिन इसके जो व्यंग्यार्थ को हम ग्रहण कर रहे हैं तो कई अर्थ इस वाक्य से प्रकट होते हैं और वे सभी अर्थ सही होते हैं। यहाँ गंगा एक नदी है और गंगा में गांव, इसके कई अर्थ। उसका एक अर्थ गंगा के तट पर गांव है, गंगा के जैसा शीतल गांव है, गंगा के जैसा पवित्र गांव कहने पर जैसे कि इसका जो प्रयोजन करता है उसका हेतु यहाँ सिद्ध होता है। तो इस प्रकार यहाँ एक शब्द से या एक वाक्य से कई अर्थ प्रकट होते हैं और वे सभी सही होते हैं, परंतु शाब्दी व्यंजना के अंतर्गत शब्द के स्थान पर, व्यंजक शब्द के स्थान पर पर्यायी शब्द रखने से अर्थात वह अर्थ प्रकट नहीं होता है। इसीलिए यहाँ शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए ये शाब्दी व्यंजना है। व्यंजना शब्द शक्ति का जो दूसरा भेद है वह आरती व्यंजना का है। इस व्यंजना में व्यंग्य शब्द पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित होता है। यह शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, अर्थ महत्वपूर्ण है और अर्थ के कारण ही शब्दों में शक्ति आ रही है। आरती व्यंजना में अर्थ की सहायता से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। अतः जहाँ पर व्यंग्यार्थ किसी शब्द पर आधारित न होकर उस शब्द के अर्थ द्वारा ध्वनित होता है वहाँ आरती व्यंजना होती है। इसमें शब्द के परिवर्तित होते या पर्यायी शब्द रखने पर भी व्यंजना सुरक्षित रहती है। उसका पर्यायी शब्द अर्थ का बाधक नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति जहाँ पर होती है वहाँ आरती व्यंजना कहलाते हैं। तो इस प्रकार जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर निर्भर न होकर अर्थात उस शब्द का पर्याय रख देने पर भी वो जो अर्थ है वो बना रहता है, यहाँ आरती व्यंजना होती है। आरती व्यंजना बोलने वाले, सुनने वाले शब्द की सुनिश्चिति या प्रकरण, देशिकाल, कंठस्वर आदि का बोध कराती है। तो इस प्रकार आरती व्यंजना के अंतर्गत
यहाँ शब्द के पर्यायी रखने पर भी अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। यहाँ शब्द महत्वपूर्ण नहीं है तो अर्थ महत्वपूर्ण है। व्यंजना में व्यंजक जो शब्द हैं उस पर अर्थ आधारित न होकर ये अर्थ महत्वपूर्ण होता है, या आर्थी व्यंजना में अर्थ की सहायता से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। तो इसीलिए इस प्रकार की जो शक्ति होती है वह आरती व्यंजना कहलाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि सूरज डूब गया, गंगा में गाँव है, या दिन निकल आया, तो कई उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे कि सूरज डूब गया, ये तो उदाहरण हमने देखा है। गंगा में गाँव बसा है, ये भी हमने देखा है। दिन निकल आया, तो इसके भी कई अर्थ प्रकट हो सकते हैं। जैसे कि ब्राह्मण सवेरे की पूजा पाठ का अर्थ निकालेगा, विद्यार्थी है तो स्कूल जाने की तैयारी का अर्थ निकालेंगे, गृहिणी है तो जो खाना बनाने का अर्थ निकालेगा, किसान खेत को निकलने का समय अर्थ निकालेगा, चोर है तो जैसे कि अब रात का जो समय है खत्म हुआ है, दिन निकल रहा है, चोरी से भागने का अर्थ निकालेगा। इस प्रकार कई अर्थ इस वाक्य से प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ अर्थ महत्वपूर्ण है, शब्द महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार गंगा में गाँव है, इसका अर्थ हम पवित्र गाँव है इस प्रकार निकालते हैं। तो इस दृष्टि से व्यंजना शब्द शक्ति में व्यंग्यार्थ के स्थान पर किसी अन्य शब्द का प्रयोग करने पर भी अर्थ में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, अर्थ प्रकट होता है। तो इस दृष्टि से आर्थी व्यंजना है। तो इस प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत व्यंग्यार्थ द्वारा अर्थ प्रकट होता है, और यहाँ भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट होते हैं, अनेक अर्थ प्रकट होते हैं, और वे सभी के सभी अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं, सही हो सकते हैं। और इसी के आधार पर व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद किए गए हैं, एक शाब्दी व्यंजना और दूसरा आर्थी व्यंजना है। शाब्दी व्यंजना के अंतर्गत शब्द महत्वपूर्ण है, अर्थ नहीं। शब्द के स्थान पर पर्यायी शब्द रखने से अर्थ प्रकट नहीं होता है, इसलिए यहाँ शाब्दी व्यंजना है, शब्द महत्वपूर्ण है। तो आर्थी व्यंजना के अंतर्गत यहाँ शब्द के स्थान पर कोई पर्यायी शब्द रखने पर भी अर्थ प्रकट होता है। तो यहाँ अर्थ में कोई बाधा उत्पन्न नहीं थी। तो इस दृष्टि से यहाँ अर्थ महत्वपूर्ण है, अर्थ की सहायता से ही व्यंग्यार्थ का यहाँ बोध होता है। तो इस प्रकार यह व्यंग्यार्थ किसी शब्द पर आधारित न होकर उस शब्द के अर्थ द्वारा ध्वनित होता है, इसीलिए यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो इस प्रकार हम यहाँ रोकते हैं। धन्यवाद।